Hello everyone, how are you all? Today I am going to discuss political theory introduction chapter first part 3। आज हम कंप्लीट करेंगे बेटा इस चैप्टर को। हमने पढ़ा था व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, एक बार देख लो ध्यान से। पॉलिटिक्स के बारे में बार बार एक ही आता है कि पॉलिटिक्स क्या है। पहले तो ये पॉलिटिक्स वर्ड देख लो बेटा, ये क्या है कि ग्रीक वर्ड है। ध्यान से देखना, पॉलिटिक्स जो है बेटा एक ग्रीक वर्ड है और ये कहाँ से निकला है और इसका क्या मतलब है। देखो बेटा, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है सिटी, स्टेट, ठीक है। और सबसे पहले इसके बारे में किसने बात की थी? हमारे सुकरात ने बात की थी, प्लेटो ने बात की थी। धीरे धीरे हमारे बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, वो इसके बारे में बात करते हैं। अब इस चैप्टर में बेटा मेन चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं वो किस तरीके से यूनिक हैं बाकी अदर क्रिएचर से। तो आप क्या कह सकते हो, एक जो चीज़ फर्स्ट हमारी है बेटा वो है लैंग्वेज, और सेकंड थिंग वो क्या है कि उनके पास कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने के लिए कहीं ना कोई रीजन होता है। एक रीजन की वजह से और एक लैंग्वेज की वजह से जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं बेटा वो बिल्कुल सेपरेट हैं, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में बेटा 3 थिंग्स के बारे में बार बार पढ़ते हैं। वो है हमारी फ्रीडम है, इक्वलिटी है और जस्टिस है, ठीक है बेटा। ये 3 थिंग्स आपको याद रखना है। फ्रीडम क्या है, इक्वलिटी क्या है और जस्टिस क्या है। क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 22 पार्ट्स हैं। इन विच पार्ट, कौन से पार्ट से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है बेटा। अब हमने देखना है कि जो ये हमारा पॉलिटिक्स है डिफरेंट ध्यान से आप लोग सभी देखते जाएंगे। जो जितने भी बेटा देखो, यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट व्हाट पॉलिटिक्स। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, इसके बारे में जो पीपल के डिफरेंट आइडियाज़ हैं। पॉलिटिक्स वही है जो पॉलिटिकल्स वाले करते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट पॉलिटिक्स इज़ पॉलिटिकल लीडर्स एंड पर्सनस हु कंटेस्ट इलेक्शन, जो इलेक्शन लड़ते हैं, हैड पॉलिटिकल ऑफिस, हैव आर्ग्यू दैट इट इज़ ए काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस। अब जो हमारे पॉलिटिकल लीडर कहते हैं कि ये एक पॉलिटिक्स क्या है, एक पब्लिक सर्विस है, ठीक है। कुछ और हमारे जो दूसरे हैं वो क्या कहते हैं, देख लो, वो कहते हैं पॉलिटिक्स क्या है, एक मैनिपुलेशन है। ध्यान से देखो बेटा, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स एक मैनिपुलेशन है, ऐसा हो सकता है, ठीक है बेटा। पॉलिटिक्स क्या है, एक मैनिपुलेशन है। पॉलिटिक्स क्या है, अपनी एम्बिशंस को और अपनी चाहतों को पूरा करने का एक तरीका है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि पॉलिटिक्स अच्छी होती है बुरी होती है। देखो, अगर कोई भी पॉलिटिशियन इलेक्शन से पहले जो अपनी पार्टी बनाता है, झूठे प्रोमिस करता है कि हम ऐसा करेंगे वो ऐसा करेंगे, लास्ट में वो क्या होता है, जो अपनी जो डिमांड हमारे सामने रखता है, हमारी डिमांड को सुनता है, लेकिन बाद में जब उनको पूरा नहीं कर पाता तो हम क्या कहेंगे कि उन्होंने क्या कैसी की, डर्टी पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स बेटा ये हमारी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। कभी कभी ये अच्छी भी हो सकती है, कभी कभी ये बुरी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया बेटा, कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, या देखो कोई भी क्रिकेटर है, वो अपने आप को टीम में रखने के लिए अगर मैनिपुलेट करता है तो क्या ये पॉलिटिक्स है? यस। कोई भी स्टूडेंट है अपने फादर का नेम का यूज़ कर रहा है, उसकी पोजीशन का यूज़ कर रहा है, क्या ये पॉलिटिक्स है? यस। और कई बार आपने देखा होगा कि ऑफिस वगैरह में जो बॉस है होता है, कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं वो विदाउट आर्ग्यूमेंट किए कोई भी गलत बात हो या सही बात हो एग्री कर जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि इट्स नॉट ए गुड टाइप ऑफ ए पॉलिटिक्स, ये अच्छी नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम साधारण ऑर्डिनरी पीपल हैं। बिजनेसमैन कई बार क्या करते हैं बेटा, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं। लेकिन जब सिनेमा स्टार हैं, जब इससे दूर रहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब इसका पार्ट बन जाते हैं तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से हमने देखा कि पॉलिटिक्स वर्ड को आप कभी भी सिंगल लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। अब वी आर दस कन्फ्रंटेड विद कन्फ्लिक्टिंग इमेज ऑफ पॉलिटिक्स। अब हमारे सामने इसकी इमेज आती है, इज पॉलिटिक्स एन अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी दैट वी शुड अवे फ्रॉम एंड गेट रिड ऑफ। वो कहते हैं कि क्या पॉलिटिक्स जो है अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी है, क्या हमारे को इससे दूर हो जाना चाहिए,
क्या हमारे को इसके साथ बेटर वर्ल्ड का क्रिएट करना चाहिए? कुछ नहीं पता हमारे को अभी, ठीक है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट पॉलिटिक्स हैज़ कम टू एसोसिएट विद द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट बाई एनी एंड एवरी मेथड। वो कहते हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो हम पॉलिटिक्स से भाग नहीं सकते। वी नीड टू रियलाइज दैट पॉलिटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ये हमारी सोसाइटी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार महात्मा गांधी कहते हैं, वंस ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व एज लाइक द कोल्स ऑफ स्नेक दैट देर इज़ नो अदर वे आउट बट टू रेसल विद इट। कहते हैं कि इन्होंने हमारे को जैसे सांप कुंडली मार कर बैठ जाता है, ऐसे ही पॉलिटिक्स भी हमारे पास ऐसे ही बैठी हुई है, उससे हम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बता रखा है, नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इस सोसाइटी के लिए नेसेसरी है उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इस सोसाइटी वांट्स टू सस्टेन इट्स नीड्स टू टेक इन टू अकाउंट द मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स। अगर कोई भी सोसाइटी है उसको यहाँ पे सस्टेन करना है, लंबे समय तक रुकना है, तो उसको अपने जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनकी मल्टीपल डिज़ायर को पूरा करना होगा। और हमारे जो नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं बेटा, वो जैसे फैमिली है, ट्राइब्स हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, उनका क्या काम है, वो अपने पीपल की डिज़ायर को फुलफ़िल करें, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लो पॉलिटिक्स के बारे में। जो फर्स्ट चैप्टर है ना बेटा, वो क्या करने वाला है, सिर्फ आपकी थिंकिंग को डेवलप कर रहा है। बार बार आपके सामने वही क्वेश्चन आता है, पॉलिटिक्स क्या है, कहाँ इसको यूज़ करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। आप यहाँ इस चैप्टर में कुछ क्रैमिंग नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट कन्फाइंड टू अफेयर ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि इस पॉलिटिक्स जो है सिर्फ गवर्नमेंट तक ही फिक्स नहीं है। ये क्या है बेटा, तो इन फैक्ट द गवर्नमेंट डू दिस रेलिवेंट बिकॉज इट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल इन मैनी डिफरेंट। वो कहता है कि कई वजह से पॉलिटिक्स का हमारी लाइफ में डिफरेंट वे से अच्छा इफेक्ट भी आता है, बुरा इफेक्ट भी आता है। वैसा समझ लो, इसमें बता रखा है बेटा कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए क्या बनाती है। देखो, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, फॉरेन पॉलिसी बनाती है, एजुकेशन पॉलिसी बनाती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हाई लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सरकार बहुत बुरी है, सरकार बार बार क्या करवा रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं सरकार में, मार्केट बंद हो जाती है, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि नॉर्मल रूटीन जो लाइफ है हमारी वो क्या हो जाएगी, वो इफ़ेक्ट होगी। स्कूल्स वगैरह बंद हो जाएंगे, मार्केट बंद रहेगी, अगर कोई बीमार है तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगा, स्कूल बंद रहेंगे, सिलेबस नहीं होगा, एक्स्ट्रा पैसे पे करके आपको मान लो एग्जाम क्लियर करने पड़े तो क्या हुआ। तो कहते डिपेंड करता है, अगर अच्छी गवर्नमेंट होती है तो हमारी लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट दोनों अच्छी होती हैं, हम क्या करते हैं, अच्छे स्कूल में जा सकते हैं, डिसेंट जॉब ले सकते हैं। इट्स ऑन डिपेंड ऑन गुड एंड बैड गवर्नमेंट। आपको पता होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो एक स्टेट जो है वेलफेयर हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा, DPSP आयरिश कॉन्स्टिट्यूंट से हमने लिया है। इसमें लिखा होता है कि कोई भी स्टेट कैसे वर्क करेगा। ओके एवरीवन, अगेन आगे हमने क्या देखना है, दोबारा अगेन एंड अगेन आप वर्ड सेम रिपीट हो रहा है, पॉलिटिक्स 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 आपको पता लग गया है। हम यहाँ पर देखेंगे, सिंस द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट एस डीपली वी टेक ए लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू वी फ्रॉम एसोसिएशन। वेरी गुड। इसमें देखो बेटा, पूरे पैसेज में क्या बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि एक डॉक्टर्स की टीम गांव-गांव में इंजेक्शन वैक्सीनेशन करने के लिए जाएगी, एक टीम गांव में जितने भी हमारे रूरल भाई बहन हैं उनको समझाएंगे कि वैक्सीनेशन के ये फ़ायदे हैं, एक टीम गांव में जाएगी बताने के लिए कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वगैरह लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं बेटा उनको फुलफ़िल करने के लिए जो आम पब्लिक है उसको समझाने का काम करते हैं। ये सारा सिस्टम भी किसका, ये भी पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल। ओके बेटा, हम देखेंगे कि टू सम अप द पॉलिटिक्स एरियाज फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट इज़ जस्ट एंड डिज़ायरेबल फॉर अस। वो कहते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अब देख लो, ओके इस चैप्टर में कुछ लर्न नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है आपकी कि किस तरीके से आप जो है पॉलिटिक्स का वर्ड मीनिंग देखते हो। अब हम देखेंगे व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। भी पॉलिटिकल थ्योरी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। देखो पॉलिटिकल थ्योरी में हमने आसपास क्या देखा बेटा, मूवमेंट देखे,
डेवलपमेंट देखे हमने, चेंजेस देखे, ठीक है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। हमने मेन चीज़ अगर आपसे पूछा जाता है वन लाइनर में, तो व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, तो हम क्या कहेंगे, वी स्टडी ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल। हम प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ की स्टडी करते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा, यही याद रखना है, वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल। ओके, अब हम आगे देखेंगे जो डॉक्यूमेंट हैं हमारे, डिड नॉट जस्ट एमर्ज ओवरनाइट, दे आर बिल्ड अपॉन द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल डिबेटेड ऑलमोस्ट सिंस द टाइम ऑफ कोटल्ले है, एरिस्टोटल है, हमारा रूसो है, कार्ल मार्क्स है, महात्मा गांधी है, B.R. अम्बेडकर साहब हैं। वो कहते हैं कि जो ये कोई भी कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट में ही हमारे सामने आ गया है, काफ़ी लंबे समय तक हमारे सामने ये रहे हैं, जैसे अलग अलग लीडर्स ने इसके बारे में अलग अलग कहा है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एज फार बैक एज द 5th सेंचुरी BC प्लेटो एंड एरिस्टोटल डिस्कस करते हैं विद देयर स्टूडेंट्स के साथ कि मोनार्की एंड डेमोक्रेसी वॉज बेटर, जो मोनार्की है और डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सी बेटर है। और मॉडर्न टाइम्स में जो हमारा रूसो है वो फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं, जो फ्रीडम है एज ए फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन काइंड, फ्रीडम क्या एक फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दुनिया में सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसको मिले थे, वो ब्रिटेन को मिले थे 1215 के आसपास। ओके, अब जो कार्ल मार्क्स कहते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि अगर फंडामेंटल क्या है, ह्यूमन काइंड का फंडामेंटल ना, फ्रीडम अगर फंडामेंटल है तो जो इक्वलिटी है ये भी कम नहीं है, ये भी फ्रीडम की जैसे ही इसकी इम्पोर्टेंस है। इस तरीके से देखो हर थिंकर के अलग अलग व्यू हैं। अब हमारे महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो ये मीनिंग चल रहा है आप लोगों का, जैसे हम मैं स्वराज से बात करूँ, वो स्वराज किसके बारे में लिखा है, हिंद स्वराज उनकी बुक थी, कब लिखी गई बेटा, 909 में। यहाँ पे वो स्वराज के बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर जो B.R. अम्बेडकर हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि क्या जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको कंसिडर करो एज ए माइनॉरिटी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इस तरीके से हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा जो हमारी प्रियम्बल है, जो हमारे राइट्स हैं, और इन चीज़ों को हमने ध्यान से देखा और पढ़ा, और हमने बेटा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है अनटचेबिलिटी, इसको अबोलिश कर दिया गया है। और ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 17 में इसके बारे में बताया गया है। और गांधी जी का जो रूल है जिसमें हिंद स्वराज के बारे में बात करते हैं, और गांधी जी ने जो पॉलिटिकल थ्योरी में कहा गया है तो उसके जो विचार हैं वो कहाँ पे रखे गए हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखे गए हैं, इट मीन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में रखे गए हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं, जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, किसके, स्टेट के। ओके बेटा, अब आपको पता है अगर पॉलिटिकल थ्योरी पूछ लिया जाए किससे डील करती है तो आप क्या बता दोगे, देखो ध्यान से, ये डील करती है बेटा आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल के साथ। क्या हो जाता है कई बार, ये देखो बेटा, व्हाट हैपन्ड, अच्छा अब देखो पॉलिटिकल थ्योरी है बेटा वो किसके साथ डील करती है, वो आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल के साथ डील करती है, और यही शेप करते हैं किसको, कॉन्स्टिट्यूशंस को, गवर्नमेंट को एंड सोशल लाइफ को, और एक सिस्टमेटिक मैटर के तरीके से। और ये क्लैरिफाइज करते हैं मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट एज फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इन सभी का मीनिंग क्लियरफाई करते हैं। और ये दिखाते हैं कि किस तरीके से रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्को ने दिया था, रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से लिया है, जुडिशल रिव्यू हमने अमेरिका से लिया है, इनके बारे में हमारे को बताते हैं। और कई बार हमारे रूसो हैं, कार्ल मार्क्स हैं, गांधी जी कहते हैं कि हम बहुत बड़े पॉलिटिशियंस तो नहीं बन पाए लेकिन हम थिंकर थे, और आज भी हमारे जो विचार हैं उनसे कभी ना कभी हमारी जो आम पब्लिक है वो इंस्पायर होती है, हमारे विचारों को आज भी अच्छे तरीके से क्या कहते हैं आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा इसमें ये है कि देखो हमारे पास फ्रीडम है ना, सबके पास फ्रीडम, सबके पास इक्वालिटी है, सबके पास जस्टिस है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे मिडिल क्लास के, वो कहते हैं फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये देखो कितने छोटे समझदार बच्चे हो गए हमारे, कहते हैं कि but is all this relevant for us now, have we not already assumed from, वो कहते हैं कि हमने
हैव यू नॉट ऑलरेडी अचीव्ड फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी वाइल इंडिया इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रीडम एंड इक्वलिटी हैव नॉट सीज टू क्रॉप अप। वो कहते हैं पहले हमारे पास फ्रीडम और डेमोक्रेसी नहीं था, लेकिन जैसे ही इंडिया आज़ाद होता है तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज इशू कंसर्निंग फ्रीडम इक्वलिटी डेमोक्रेसी arises many crises of social life and they are being implemented in different sectors at different places. For instance, although equality may exist in the political sphere in the form of equal rights, it may not exist to the same extent in the economic and social sphere. People may enjoy equal political rights but still be डिस्क्रिमिनेटेड। ध्यान से सुनो, कहता है कि अब हमारे को आज़ादी मिल चुकी है, हमारे पास इक्वलिटी है, फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्या है बेटा? एक बर्निंग इशू है, कहीं ना कहीं इसके बारे में सोशल लाइफ में हम बात करते हैं। और वो बात क्या करते हैं बेटा कि हमारे को पॉलिटिकल राइट्स तो हैं, लेकिन आज भी हमारे पास इकोनॉमिक और स्फीयर सोशल स्फीयर राइट्स नहीं है। मतलब इकोनॉमिक में और समाज में हम सभी के साथ डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है। आपको पता है बेटा, एक 5 इयर्स से लेके 5 इयर्स को छोड़ो, 6 से 14 इयर्स के बच्चों को सरकार ने क्या प्रोवाइड करवा रखा है? फ्री एजुकेशन। भी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। अब मान लो क्या 6 to 14 जो क्लास है, क्या वो सारे के सारे स्कूल जाते होंगे? एक हमारे हाई लेवल के क्लास हैं जो 5 से अबव हैं, या कह सकते हो 14 से जो लो हैं वो जाते हैं स्कूल में। अब कुछ गरीब परिवार के बच्चे हैं जो अपनी एजुकेशन नहीं ले पाते, कुछ अमीर परिवार से एजुकेशन ले जाते हैं। तो कहाँ है इक्वलिटी, कहाँ है फ्रीडम? अब अभी हमारे समाज में बेटा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अभी कैसा होता है देखो, अब वो कहता है कि समाज में इस तरीके का होता है। अब जो देखो, सम पीपल में हैव प्रिविलेज्ड प्लेस इन सोसाइटी। प्रिविलेज का मतलब होता है बेटा रिच लोग होते हैं, वाइल अदर्स आर डिप्रिविलेज्ड, कुछ होते हैं गरीब होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने गोल को अचीव करने के लिए उनके पास क्या होती है? अच्छा स्कूल नहीं होता, इसलिए वो अच्छी जॉब नहीं ले सकते। इस तरीके से बेटा जो फ्रीडम है उनके लिए क्या होता है? एक डिस्टेंट ड्रीम हो जाता है, दूर का एक सपना हो जाता है। सेकेंडली, दो फ्रीडम इज़ गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कहा दिया कि हाँ आपके पास फ्रीडम है, बट कहाँ? हम डेली कुछ ना कुछ हमारे एनकाउंटर होता है, इंटरप्रिटेशन होती हैं। वो क्या लगता है हमारे को? ये एक गेम है, जैसे क्रिकेट गेम खेलते हैं ना, इस तरीके से भी है नहीं फ्रीडम, सिर्फ आपको क्या है कि दिखाया जाता है। हमने देखा बेटा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटी देते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। लेकिन क्या, मैंने भी आपको समझाया ना, क्या जितने भी इंडिया में जितने भी सिटीजन हैं, क्या सबको शिक्षा का अधिकार है? यस है। लेकिन क्या कभी सभी को शिक्षा मिलती है? क्या सभी स्कूल्स में जाते हैं? 100% है हमारे पास लिटरेसी रेट नहीं है। इवन इंडिया का बेटा जो केरला स्टेट है वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप 100% नहीं कह सकते। ये हालात हैं हमारे इंडिया की। हम बात करते हैं फ्रीडम की, क्या है ये फ्रीडम? उसके बाद इसमें यही बताया गया है कि हाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स गारंटी देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, कहीं पर भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। आपको पता ना, अब तक 104 या 104 टाइम्स अमेंडमेंट हो चुका है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी हो चुका है। जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था तब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7। अब हमारे पास कितने हैं? 6। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है बेटा, अब ये चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जैसे इंटरनेट से रिलेटेड हैं। अब मान लो हम कहेंगे हम सभी आज़ाद हैं, सपोज करो हम कहते हैं ना हम सभी आज़ाद हैं, तो एक क्रिमिनल है बेटा, कोई भी एक क्रिमिनल है सपोज करो, ठीक है, उसको भी नेट यूज़ करने की आज़ादी है। कोई एक पुअर है उसको भी नेट यूज़ करने की आज़ादी है, और एक रिच पीपल है उसको भी नेट यूज़ करने की आज़ादी है। अब जो पुअर है इसको तो नेट से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, रिच है वो ठीक कर सकता है, लेकिन जो क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, क्रिमिनल जो मेंटलिटी का है, अगर वो गलत तरीके से उस चीज़ को हैक कर लेता है, ठीक है समझो, या उसको गलत तरीके से यूज़ करता है, तो उस फ्रीडम का क्या फ़ायदा हुआ? कहते हैं फ्रीडम होनी तो चाहिए, लेकिन कैसे होनी चाहिए? बस कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, और कौन लगा सकता है? वो सरकार लगा सकती है। ठीक है बेटा, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सेफ गार्ड भी होने चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, प्राइवेसी भी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं। ओके, आप देखो बेटा, अब इसमें कितनी अच्छी बात कही गई है, ये भी अच्छी चीज़ बताई गई है यहाँ पे कि किस तरीके से
पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, भी प्रैक्टिस में लेके आओ इसको, जो पॉलिटिकल थ्योरी है क्या ये देखो। अब एक छोटे छोटे बच्चे कहते हैं इन दिस टेक्स्ट वुड वी कन्फाइन आउटसेल्व्स टू वन आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दैट विच डील्स विद एन ओरिजिन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज दैट वी आर फेमिलियर विद सच फ्रीडम इक्वलिटी से। वो कहता है कि इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मीनिंग है इक्वलिटी का। वही आप लोग कहोगे मैडम क्या आप बार बार एक ही चैप्टर में वर्ड लाइन बार बार हो, क्या करें बेटा, ये चैप्टर ऐसा ही है। आपकी सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। ओके, अब उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं देख लो। सिटीजन जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, ठीक है, इनके ओरिजिन, इनकी मीनिंग और सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करते हैं। अब ध्यान से देखो, व्हेन वी बिगिन ए डिबेट और आर्गुमेंट ऑन एनी वन टॉपिक वी यूजुअली आस्क व्हाट डज इट मीन एंड हाउ डज इट मैटर। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैव आस्क्ड व्हाट इज़ फ्रीडम और इक्वलिटी एंड प्रोवाइडेड डाइवर्स डेफिनेशन। अब देखो बेटा, हमने पूछ लिया क्या मतलब है। अब हमारे जो थ्योरिस्ट हैं, लाइक आप गांधी जी कह सकते हो, रूसो कह सकते हो, अब वो क्या कहते हैं कि फ्रीडम और जो इक्वलिटी है उसके अलग अलग डेफिनेशन दे देते हैं। अनलाइक वो कहते हैं जो मैथमेटिक्स है जहाँ पर देर कैन बी वन डेफिनेशन होती है, जैसे ट्राइंगल और स्क्वायर होती है, तो क्या हम पॉलिटिकल्स की या पॉलिटिकल थ्योरी की क्या एक डेफिनेशन दे सकते हैं। कहते नहीं, यहाँ पर एक डेफिनेशन नहीं दे सकते। वी एनकाउंटर मैनी डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी और फ्रीडम और जस्टिस। ओके एवरीवन, आपको पता लग गया। अब जो हमारे थ्योरिस्ट हैं उन्होंने समझाया कि मैथमेटिक्स में तो काम चल जाएगा, यहाँ नहीं चलने वाला आपका। अब आप देख लो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, पढ़ रहे हो ना, यही चीज़ है हमारा क्या है ये। अब थोड़ा सा किसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज टर्म लाइक इक्वलिटी कंसर्न्स आवर रिलेशनशिप विद ह्यूमन बींग्स रादर देन वन थिंग। वो कहते हैं जो ये इक्वलिटी वर्ड है ये हमारा ह्यूमन रिलेशंस के साथ क्या चल रहा है उसके बारे में बात करता है, ना कि वन थिंग्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स अनलाइक थिंग्स, वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अपने इशू होते हैं। मैनी ओपिनियन नीड टू अंडरस्टूड एंड हारमोनाइज्ड। वो कहते हैं कुछ ऐसे मीनिंग है जिनको हम समझ सकते हैं। हाउ डू वी गो टू अबाउट डूइंग दिस, लेट अस बिगिन विद आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इक्वलिटी इन डिफरेंट प्लेसेस में देखते हैं हम। आपको पता ही है जैसे फ्रीडम नहीं है, इसी तरीके से क्या नहीं, इक्वलिटी नहीं है। आपने कभी भी, आप कहीं भी जाते हो, आप लाइन जंप करते हो, शॉप में जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल प्रैक्टिकली वाला आपको फील आएगा, हाँ ऐसा तो होता है। अब मान लो आप PGI में जा रहे हो कहीं पे भी, ठीक है, तो आपको क्या पता लगा बेटा, कोई भी देखो पीछे एक यहाँ पे हम मान लो इतने बंदे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ से आता है पीछे से कोई भी कस्टमर, ठीक है, और आगे आके अपना काम करवा के वापस चला जाता है। हमें बहुत दुख होता है, हम उसको ऐसा मन करता है उसको जान से मार दें। आता है ना कई बार, मान लो गर्मी में हम लाइन में खड़े और कोई बंदा आए और अपना काम करके चला जाए। सेम सिचुएशन देखो यहाँ पे, ऐसे हम सारे खड़े हैं, एक बंदा आता है, ठीक है, आगे से जाने वाला होता है कि उसको जो वहाँ पर ड्यूटी होता है कहते वापस जाओ, वो बंदा फिर यहाँ लगता है, तब हमारी खुशी देखने लायक होती है, हम बहुत खुश होते हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो इक्वलिटी कहाँ है, नहीं है ना। हम कभी किसी सिचुएशन में दुखी होते हैं, किसी में हम क्या होते हैं, खुश होते हैं। अब सेम सिचुएशन फिर से देख लो, ये लाइन है, ध्यान से देखते जाना, ठीक है, एक डिसेबल पर्सन आता है यहाँ से और उसकी एक अलग लाइन होती है मान लो, और वहाँ अपना काम करवा के चला जाता है। अब हमारे को कोई दुख नहीं होता, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम टाइम में अगर कोई ओल्ड आता है या कोई डिसेबल्ड पर्सन आता है तो हम कहते हैं कि हाँ इट मे बी जस्टिफाइड, ये जस्टिफाइड है, ऐसा होना चाहिए, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब आप खुद ही देख लो, आपने इक्वलिटी को क्या बना दिया, तो हमने क्या देखा, अगर सेम सिचुएशन है तो इक्वलिटी होनी चाहिए, अगर सिचुएशन सेम नहीं है तो इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। ये इस पूरे उसमें बता रखा है, समझ रहे हो ना। अब देखो, सम ऑफ दीज पीपल कुड बी डे लेबरर्स विदाउट कटिंग स्टोन्स और लगिंग ब्रिक्स फॉर लॉन्ग आवर्स इफ यू आर सेंसिटिव। वो कहता है कि हम देखो
कई बार क्या होता है बेटा, जो रिच पीपल होते हैं वो गुड्स और सर्विस लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, ठीक है, उनके पास काफ़ी पैसे होते हैं और वो चीज़ें खरीद लेते हैं। सेम ऐसी प्रॉब्लम कब आती है बेटा, जब कुछ लेबरर्स होते हैं, ठीक है, अब जो स्टोन कटिंग करने वाले होते हैं, ईंट बनाने वाले होते हैं, उनके पास उतने थिंग्स नहीं होती कि वो अपने जो सोसाइटी में अपने जो ज़रूरत का सामान होता है वो ख़रीद सकें। तो हम देखते हैं कि क्वालिटी नहीं है। जो एक रिच पीपल है वो अपनी गुड्स वगैरह परचेज़ कर लेता है, लेकिन जो पुअर है वो अपनी जो सेटिस्फेक्शन है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर लेता है, ठीक है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, किसी को भी डिसएडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। सरकार की जितनी भी पॉलिसी हैं उनको इक्वल ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब देख लो, कंसिडर द फैक्ट दैट देर आर मैनी चिल्ड्रन हु कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज दे हैव टू वर्क फीड देमसेल्फ। वो कहते हैं, अब फिर वही बात आ जाती है, बार बार वही घूम के। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उनको खाने के लिए काम करना पड़ता है, और कुछ गर्ल्स तो ऐसी हैं कि उनको घर में रहना पड़ता है क्योंकि उनके छोटे भाई बहन सिबलिंग्स होते हैं, उनके पेरेंट्स काम पे जाते हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो इस तरीके से बेटा जो प्राइमरी सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है वो सभी को नहीं मिल पाता है। तो हम क्या डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट ने तो फ्री कर दिया है, 6 to 14 वर्क्स के बच्चे हैं। देखो ये शिक्षा एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो फंडामेंटल राइट्स में भी आ जाता है, DPSP में भी आ जाता है, और हमारा वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आता है। अब सरकार तो हर जगह से एफर्ट कर रही है कि किसी न किसी तरीके से बच्चों को एजुकेशन दी जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं? अब देखो मैंने बताया ना, अब क्या करें? पेरेंट्स की ड्यूटी तो है कि वो अपने बच्चों को इस योग्य बनाए कि वो स्कूल जाए, लेकिन मजबूरी ये, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, और सिबलिंग को कौन रखेगा? प्रॉब्लम सेम है। अब हम खुद ही कहने वाले हैं, देखो, अगर इफ़ वी आर सफ़र फ्रॉम सेम डिसेबिलिटी वी वांट स्पेशल प्रोविज़न मेड वी व्हेन वी कैन नॉट अफोर्ड बेसिक नीड्स इक्वल। हो कहता है कि जो अपनी बेसिक नीड्स या जो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं उनके पास सामान नहीं है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटी उनको इक्वल कर देना चाहिए। पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता बेटा। सरकार क्या करती है, जितने भी जो हमारे पुअर फैमिलीज़ हैं उनके लिए कुछ ना कुछ स्कीम लॉन्च करती है, तो उसमें सिर्फ किसको होता है? गरीबों को फ़ायदा होता है, ठीक है। कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च करती है जिससे सिर्फ बिजनेसमैन को होता है, कुछ ऐसी करती है जिसमें एग्रीकल्चर को होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन हर फील्ड में है। ऐसा कभी नहीं होता कोई एक पॉलिसी आए और जिससे सारे के सारे हैप्पी हो जाएँ, नहीं। मैनी डेफिनेशंस आती हैं किसके बारे में? पॉलिटिक्स के बारे में, थ्योरी के बारे में, लेकिन कभी भी कोई भी एक ऐसी डेफिनेशन नहीं आती जिससे हम सारे के सारे क्या हो जाएं? हैप्पी हो जाएं, ठीक है बेटा। अब देखो, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं क्लैरिफाई करते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट बाय लुकिंग एट हाउ दे आर अंडरस्टैंड एंड यूज्ड इन ऑर्डिनरी लाइफ। भी हम किसको कितना समझते हैं और हमारी आम लैंग्वेज में इसको कितना यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो डिबेट एंड एग्जामिन द डाइवर्स मीनिंग एंड ओपिनियन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। व्हेन इज इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी इनफ? व्हेन do people need special treatment? How far and how long should such special treatment be given? Should poor children be given middle meal to encourage them to stay in school? वो कहता है कि क्या करें। अब आपको पता है गरीब बच्चे जो स्कूल वगैरह में जाते थे, या आजकल क्या करके बेटा स्कूल जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पर ही मिड डे मील्स जो उनको प्रोवाइड करवा जाता है। दीज आर सम क्वेश्चंस विच दे एड्रेस। एज यू can see these issues are eminently practically they provided guidelines for farming या framing public policy on education and employment। हम सरकार से बेटा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ जो गरीब है एरिया है या जो ट्राइबल एरिया कुछ भी ऐसा है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए भी कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आए जो अपने बच्चों को अवेयर कर सकें, उनको शिक्षा दे सकें, ठीक है बेटा। वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? इसका तो मीनिंग ही समझ लो भी, हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए? हमें पॉलिटिकल थ्योरी बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़नी चाहिए, ठीक है। आप समझते हो ना पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है। व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, क्या डिफरेंस है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे को पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए। अब कुछ कहते हैं, देखो, वी में हैव पॉलिटिकल आइडियाज़ बट डू नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। कहती है, इज़ इट नॉट मोर सुटेड फॉर politician who practice policies or the bureaucrats who make policies for। वो कहता है कि ये किसको पढ़नी चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी? एक तो उसको ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है, या पॉलिटिकल जो थ्योरी के जो टीचिंग करते हैं उनको पढ़ लेनी चाहिए, या फिर कहते हैं लॉयर जज को पढ़ लेनी चाहिए। बच्चे कहते हैं हम क्यों पढ़े हैं,
हमारे को क्या काम आनी है ये। फिर पता है यहाँ पर क्या बताया जाता है बेटा कि देखो पॉलिटिकल थ्योरी एक रेलेवेंट है। देखो बच्चा जब हाई स्कूल में जाता है तो वो सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, तो ज़रूरी तो नहीं ना वो कोई बच्चा मैथमेटिक्स बनेगा, कोई इंजीनियरिंग बनेगा, कौन क्या क्या बनेगा, लेकिन हम 10th क्लास तक आप सभी को पता है हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो हाँ इसी तरीके से हमारे को पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़नी चाहिए टू अंडरस्टैंडिंग के लिए भी क्या सही है और क्या गलत है, हम उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब कोई भी हमारे मान लो हम एक सिटीज़न बनने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारी क्या वैल्यू है, क्या राइट्स हैं, किस तरीके से हम अगर हमारे साथ कोई अत्याचार करता है, हमारे को किसी चीज़ के लिए रोका जाता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं नहीं जा सकते, हमारे को हम अगर हम अवेयर हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कि ये सही है ये गलत है। अगर अवेयर ही नहीं है तो फिर समझो कहानी ख़त्म। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए बेटा अवेयरनेस के लिए भी। अब बस लास्ट में ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो व्हाट पॉलिटिकल थ्योरी एनकरेज अस टू डू एग्जामिन आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। अब थोड़ा सा इसमें यहाँ से भी देख सकते हो आप, एज सिटीजन वी आर a bite like the audience in a music concrete. We are not in main performance interrupts and song and melody, but we set up agenda and appreciate output and put in new request. Have you noticed that musicians perform better when they know the audience is knowledgeable and appreciable? So also an educated and vigilant citizenry make those who play politics more public spirit। वो कहता है कि देखो अगर कोई भी लीडर है जहाँ बैठा है, अगर जिसको वो बोल रहा है, जिसको अपना स्पीच दे रहा है, अगर उसको सुनने वाले अगर इंटेलिजेंस ऑडियंस है तो उसको अच्छा लगेगा। इसी तरीके से सेम बताया गया है कि बेटा जो म्यूजिशियन है अगर वो परफॉर्म कर रहा है और उसने देखा कि उसकी जो ऑडियंस है वो बहुत अच्छी है, अप्रिशिएबल है, तो उसको भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से बेटा जो फ्रीडम है, इक्वलिटी है, सेकुलरिज्म है, आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट इशू। ये एब्स्ट्रैक्ट इशू नहीं है, हम एनकाउंटर करते हैं डेली लाइफ में कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी वी डेली एनकाउंटर, एक चीज़ याद रख लो यहाँ से, वी डेली एनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वैरायटी सोर्ट्स इन द फैमिलीज़, स्कूल्स, कॉलेज, शॉपिंग मॉल। और सब कहते हैं आज भी हमारे साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब क्या होता है बेटा इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जो अमीर है वो तो अमीर होता जा रहा है, जो पुअर है वो पुअर होता जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ के सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए जिससे क्या हो बेटा सबको बराबर का राइट मिले। समझ रहे हो। हमारी फाइनली हमने देखा काफ़ी कुछ पढ़ा। फाइनली एज स्टूडेंट्स वी एंजॉय डिबेट्स एंड elocution competition. We have opinion about what is right or wrong, just or unjust, but not know whether they are responsible or not. Only when we are argue with others we realize need to defend them and seek out reasons and argument. Political theory exposes us to systematic thinking or justice or equality so that we can police our opinion and argue in informed manner and for the sake of common interest. Such skill, debating rationally, communicating effectively, are likely to be great asset in global information order. मेन चीज़ एक ही बार बार दिखाई गई है। यहाँ पे क्या दिखाई गई है बेटा कि अगर हमने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी हुई है और हम कहीं पर भी किसी भी बड़ी सभा में, ठीक है, किसी भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं तो हम अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट वे में हम किसी से भी आर्ग्यू कर सकते हैं, ठीक है, तर्क वितर्क कर सकते हैं। ये फ़ायदा है हमारा किसका पढ़ने का बेटा, हमारी पॉलिटिकल थ्योरी का पढ़ने का। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।